आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहुत स्वागत, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में अश्वतन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी भी हैं। बात कुछ राज्यों की खबरों की बता दें आपको। पहले बंगाल की हालत एक बार फिर देख लीजिए, इस वक्त क्या चल रही है। सरकार तो बढ़िया से चल रही है वहां पर, लेकिन टीएमसी के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बंगाल में 20 सांसदों की बगावत हुई, टीएमसी में टूट हुई। ममता कैंप पूरी तरीके से, क्या कहूं मैं, अब शब्द नहीं है, मतलब बिखर गया। और आज ममता बनर्जी की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष सुनवाई करने वाले हैं कि सांसद टूट करके कैसे चले गए, उन्होंने एक अलग पार्टी में ज्वाइन कर लिया। लोकसभा स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को वक्त दिया है आज का। पहले भी एक दिन वक्त बुलाया था, लेकिन उस दिन उनकी ईडी की पूछताछ चल रही थी, वो जा नहीं पाए थे। फिर ये दोबारा वक्त दिया है उन्होंने। आज शाम 5 बजे दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अभिषेक बनर्जी जाकर के मिलेंगे। तो वो दिल्ली आएंगे, आ गए होंगे अब तक, तो दिल्ली आएंगे तो खबर बनेगी, कुछ खबर निकलेगी भी, वो कुछ बोलेंगे भी, अंदर भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को दरअसल जो है स्पीकर से मिलने का समय मांगा था, और इसके बाद बुधवार की शाम अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ऑफिस से ईमेल भेजा गया और अब शाम को मुलाकात का वक्त तय हुआ। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर आपको बताता हूं, ये इसी से जुड़ी हुई खबर आ गई है। अब ममता बनर्जी की पार्टी में झगड़ा सांसद, विधायक, एमएलसी, कॉरपोरेटर, इसका नहीं रह गया। इससे बात पहले आगे बढ़ गई थी। कल हमने आपको बताया दफ्तर छिन गया, कि दफ्तर खाली कराने का नोटिस जो है वो दे दिया गया है। अब एक लड़ाई शुरू हो गई है पार्टी के बैंक अकाउंट को लेकर। पैसे पर आ गई है बात, मतलब प्रॉपर्टी के बाद पैसा। 256 करोड़ 256 करोड़ 256 करोड़ की बात है। पार्टी के सीनियर लीडर है अरूप बिस्वास। इन्होंने बैंक को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया जाए, टीएमसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। वजह उन्होंने ये बताई कि इतने लोग हमारी पार्टी छोड़ करके गए हैं, तो इनके पास हो सकता है कोई चेक वगैरह हो, तो ये कहीं अनधिकृत रूप से पैसा ना निकाल लें। इन्होंने 12 जून को चिट्ठी लिखी और इन्होंने माना कि हमारे यहां बहुत गुट बन गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अरूप विश्वास ने यह चिट्ठी लिखी एज ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष के तौर पर, लेकिन वो कोषाध्यक्ष है नहीं। वो कोषाध्यक्ष से उनको कुछ दिन पहले हटाया जा चुका था। जिस दिन चिट्ठी लिखी गई है उससे पहले पार्टी उनको कोषाध्यक्ष के पद से हटा चुकी थी। तो फिर वो चिट्ठी किस बात की लिख रहे थे, किस हैसियत से लिख रहे थे, और इनके साथ हुआ क्या वो भी देखिए। अरूप विश्वास बहुत सीनियर आदमी है। अलीपुर कोर्ट पहुंचे, वो मेसी की फुटबॉल प्रतिमा लगी थी, वो टूट गई, हवा से गिर गई, उसमें जांच हो रही थी। इनको कैसे लोगों का गुस्सा सामना करना पड़ा। कोर्ट परिसर के बाहर लोगों ने अंडे लेकर फिर एक बार जो है इनका स्वागत किया। वही इनके साथ आजकल बंगाल में लोग ऐसे हाथ में अंडा लिए पीछे छुपाए चलते हैं कि जहां कोई टीएमसी वाला देखे, मैंने देखा सर ऐसे, वैसे ही लोग चलते हैं वहां पे, बस झट से निकालते हैं और मार देते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि पैसा किसका, समीर जी। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। दूसरा ये हुआ है कि जब बगावत हुई है 4 मई को चुनाव परिणाम के आने के बाद, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग 65 करोड़ रुपए बैंक से निकल गए हैं। 65 करोड़ रुपीस बैंक से विड्रॉ कर लिए 4 मई के बाद, 4 मई के बाद से विड्रॉ, जो बगावत होने के बीच में। तो ये 65 करोड़ रुपए से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने पैसा निकलवाया है बैंक से। अब क्यों निकलवाया, किस खर्चे के निकलवाया, कहाँ गया, इसकी जांच होगी। लेकिन बड़ा मामला हो गया। 265 करोड़ रुपए टीएमसी को चंदा मिला था, 265 करोड़। पहले के 10 करोड़, 285 करोड़ बैंक खाते में। चुनाव में खर्च भी हुआ होगा, तो चुनाव के बाद क्यों निकलवाया? चुनाव के समय, चुनाव के पहले खर्चा होता है ना, परिणाम आने के बाद कैसे खर्चा होगा? बचाया जा रहा है पैसे को, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 65 करोड़ रुपए अभिषेक बनर्जी ने निकाला, इसका मतलब वो अभिषेक बनर्जी ने वो पैसा अपने पास ले लिया है। अब उसकी जांच हो रही है कि 65 करोड़ रुपया जो निकला है वो गया कहाँ है। और पैसा तो केवल ट्रेजरर निकाल सकता है ना, कोई और दो सिग्नेटरी मिनिमम। कोई भी जो ज्वाइंट अकाउंट होता है बैंक को उसमें कई लोग ऑथराइज, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर तो निकाल ही सकते हैं, सेक्रेटरी तो होंगे ही उसमें ऑथराइज। उसके अलावा भी ऑथराइजेशन लेटर हो गया तो कोई भी निकाल। क्या होता है, इमरजेंसी खर्चे के लिए लोग चेक साइन करा के रख लेते हैं पहले से। ऐसा नहीं होता कि वही बात बोली है कि वो चेक पता नहीं किसके पास हो, तो वो भी होंगे, उसकी एंट्री उनके पास होती है कि चेक नंबर किसके पास है, किसको दिया। 2-3 लोग ही होते जिनके पास चेक होते हैं, सबके पास नहीं होते। कोई चेक ब्लैंक होते, सिर्फ साइन किए हुए रहते हैं, बाकी चेक ब्लैंक होता है, किसको देना नहीं देना। क्या है इसके पीछे, क्या मतलब वो अपना रुपया बचाना चाहती है टीएमसी की, कोई और ना ले ले अपना पास। इतनी बात है। उनको डर लग रहा है ना कि कहीं हमारा फंड न चला जाए, हमारा बैंक अकाउंट न चला जाए, तो वो उनको डर लग रहा हो क्योंकि पार्टी जिस तरह से टूटी है, कौन सा सिग्नेटरी, कौन सा ऑथराइजेशन लेटर हासिल किया हुआ व्यक्ति ये काम कर दे, तो एक तरह से उनको भीतरघात से थोड़ा सा डर लग रहा होगा, तो उसको बचाने की कोशिश। सर, एक नाथ जैसा करना चाहिए, एक नाथ ने कैश नहीं लिया, सिंबल और पार्टी चली जाए
तो फिर वो अकाउंट भी तो सारा जाएगा ना। नहीं, वो- तो उससे बेहतर है कि अभी उसको जितना वो जो एलओपी हैं और दूसरे गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी, उन्होंने यही कहा है, जी। उन्होंने तो स्वागत किया है इसका, उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं वो बैंक अकाउंट फ्रीज होना चाहिए, इसका फैसला तो बाद में होगा ना कि इसको चलाएगा सर, कौन। एक ना- एक बार अगर वो लिटिगेशन में चला गया, एक बार लिटिगेशन में गया तो फिर तो खाता फ्रीज हो जाएगा, फिर तो फंसा रहेगा। एकनाथ शिंदे का डिसीजन देखिए, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ली तो पैसा नहीं लिया, पैसा और बिल्डिंग बोले उद्धव को पैसा नहीं दो, 1 रुपया नहीं लिया उसने एकनाथ शिंदे ने। बैंक अकाउंट का पूरा पैसा का है कि उद्धव ठाकरे के पास रहेगा, और दादर की ये बिल्डिंग पे यहाँ तो ये कैश सब किया, निचोड़ लेना पूरा चाहिए। दे ये दिया। थोड़ा सा इसमें समीर जी, एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही थी, हाँ। यहाँ किसी को क्या मिल रहा है? वो तो आप फंड ये फिर भी बन तो जाएगा, समझिए ना, फंड फिर बन जाएगा। वो फंड बन जाएगा। अगर आपके पास सरकार है तो फंड बनने में कितना समय लगता है? ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ सर, देखिए, आप एक इस पर्सपेक्टिव पर से सोचिए, कल जाकर के उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, लिटिगेशन में जाएगा तो फ्रीज होगा ही होगा, और ये लिटिगेशन में फ्रीज हुआ हुआ अकाउंट जो है वो 2 साल चले, 3 साल चले, पता नहीं, कांग्रेस का भी तो ये- फ्रीज हुआ था एक बार। इनकम टैक्स के लिए हुआ वो था। तो वो इनकम इनकम टैक्स टैक्स वाला चले, था। वो तो हाँ, खुल मैं गया वैसे था। ही कह रहा हूँ, एक बार हुआ था। तो देखिए, पैसा जब नहीं होगा तो टीएमसी की एक्टिविटीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो ममता बनर्जी के ऊपर ये दोहरी नहीं, ये तिहरी मार है। पहली मार तो कि उनको 4 मई को लगा, दूसरी पिटाई उनकी जो है वो कह सकते हैं कि विधायक जब उनके टूट करके चले आए, तब लगा। सांसद टूट करके चले आए। अब ये तीसरी है, पार्टी का सिंबल जाए, पार्टी चली जाए, उससे पहले एक और इनको बहुत बड़ा झटका ये लग रहा है कि अब आपके बैंक अकाउंट यदि फ्रीज हो जाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे कैसे? नहीं, मांग तो इन्होंने खुद की है। नहीं, इन्होंने ही किए हैं। वो तो इसलिए किए ना कि दूसरा ना निकाले, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैसा जब- निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे एक हैं बार कि मुझे जितना बताइए। पैसा उससे पहले निकल जाए। मैं फ्रीज की बात ही नहीं, जब तक मान लो पार्टी का झगड़ा होगा तो फ्रीज के, और मान लो पार्टी उनके पास चली गई दूसरे गुट के पैसा पास, चला गया। वो सारा पैसा चला जाएगा ना, तो इसलिए जितना पैसा निकल सकता है वो अभी निकाल तो लीजिए। ये कर रहे हैं ना, लेकिन काउंटर भी तो हो सकता है, हाँ, काउंटर भी तो जाएगा कि भाई ये अकाउंट फ्रीज कीजिए क्योंकि हमारे यहाँ डिवीजन हो चुका है पार्टी के सिंबल हो और गई है। कॉन्स्टिट्यूशन और किसके पास कौन पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, अभी ये तय करना बाकी सही बात है, वो है। इसलिए तो एक ढंग से ये लड़ाई अब पार्टी के बाद एसेट्स की है ना। एसेट्स की है, ठीक, चले। एसेट्स की है। अभी आपको यूपी वाली खबर देता हूं, सपा टूटेगी कि नहीं टूटेगी। 4-5 दिन से ये हंगामा शुरू है, अब हर जगह आप ये खबर देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है, मैं सीधे कहूं सर, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्लस सहयोगी एनडीए वाले अब ये मजे लेने लगे हैं समाजवादी पार्टी के। रोज एक आदमी खड़ा होकर कहता है, अरे भाई वो 20 लोग हमसे फोन पे बात करते हैं, वो हमसे कहते हैं हमको दिल्ली ले चलो, अरे 25 लोग वो तो हम जब चाहे ले आ जाएंगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रोज एक आदमी खड़ा होकर बोल देता है बात। वो इन्होंने केशव मौर्य ने बोली, ओम प्रकाश राजभर ने कई बार बोली, अब संजय निषाद भी आ गए। संजय निषाद जी कह रहे हैं 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं और हमको मिलते रहते हैं, कहते हैं यार दिल्ली में सेटिंग करा दो कुछ, तुमको जानते हैं वहां पे लोग। और फिर कहा कि अच्छा, रिपोर्टर ने पूछा क्यों आएंगे ये लोग, तो उन्होंने कहा इनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराना है। कौन काम करेगा वहां पे, इनके पास क्या है? सरकार के साथ रहेंगे तभी तो कुछ काम होगा ना वहां पे, इसीलिए सब लोग आना चाहते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि सांसद रहेंगे तभी तो, भाई सरकार के साथ रहेंगे तभी तो सम्मान कुछ दिला पाएंगे समाज का, उनको सुरक्षा दिला पाएंगे, समानता, समृद्धि, स्वावलंबन दिला पाएंगे। संविधान कौन लागू कराएगा? सरकार, और सरकार के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा। अब सरकार आए थे सरकार बनाने लोग, सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती है ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था, तो सारे ज़्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो, अब दिल्ली बात कराइए। जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर, जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए और हम अपने समाज के कुछ, तो वो तो मिलते हैं। अरे हमको लगता है 2 दर्जन से कम थोड़ी होंगे आज के दिन। 2 दर्जन लोग हैं, 2 दर्जन लोग हैं, कहते हैं हमको दिल्ली ले चलो यार अपने साथ तुमसे। पार्टी जी क्या शुद्ध मजे लिए जा रहे हैं ये? नहीं, ये जिसको कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई का समय है, और ये दोनों नेता तो वैसे भी इनको साफ है कि इनका कोई स्टेक तो है नहीं। अच्छा, दोनों की छवि ऐसी है, दोनों किसी भी तरफ जा भी सकते हैं। अभी उनको साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई। दूसरे राज्यों में जिस तरह से पार्टियां टूटी हैं तो उनको साफ दिख रहा है, और ऐसे में जब कोई प्रेसिडेंट सेट है, साफ साफ दिख रहा है, तो चलो हम भी बोलते हैं।
तो मना करने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक पार्टी टूटती नहीं तब तक तो मना ही होता है। तो इस आधार पर वो सारी एक रणनीति कर रहे हैं। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत से लोग ये तो सोच रहे होंगे जो 27 में सोचने लगेंगे। 29 तक उनका तो है ना। अगर 27 का चुनाव अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं आया, और अभी आज यूं ही एक, हालांकि उसका कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपको क्या लगता है, राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है उस पर न्याय तो मिलना चाहिए। कहे मेरी ये थी, उनकी थ्योरी थी ये। उन्होंने कहा कि भाई ये भी तो हो सकता है ना कि उनको लग रहा है कि अब और कोई रास्ता तो बचा नहीं है, तो इसी को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से उठाइए, क्योंकि अगर 27 में समाजवादी पार्टी हार गई तो फिर उसके लिए भी तो सर्वाइवल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, उसके भी सांसद विधायक तो भागना शुरू हो जाएंगे। आगे आपको मैंने कहा था एक बयान एक मैं सुनाऊंगा। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं मेहमानों से कह रहा था सुनाऊंगा एक बयान, एक मौलाना साहब का। मौलाना सज्जाद नुमानी बहुत सीनियर आदमी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, और ये वो हैं जिन्होंने जब तालिबान जीता था अफगानिस्तान में, अमेरिका भागा था, तो इन्होंने कहा था फ्रीडम फाइटर जीत गए। ये इससे पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि अब मुस्लिम समाज को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इनके हिसाब से मार्जिनलाइज्ड हिंदू हैं, जो हाशिए पर हैं जो समाज, उनको तोड़ो, उनसे मिलो, उनके साथ एक पॉलिटिकल पैक्ट बनाओ, तब तुम भाजपा को हरा पाओगे। अब आज जो ये कह रहे हैं इसमें भाजपा कांग्रेस कुछ वो पॉलिटिकल बात ही नहीं है। इन्होंने एक शुद्ध स्टैटिस्टिक की बात की है, और वो आप सुनिए जरा। और मेरे मन में जब वो पहली बार सुना तो मेरे मन में सवाल ये नहीं आया कि ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ऑब्वियसली वो ठीक नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं। सवाल ये आया ये कह क्यों रहा है ये आदमी, एक मजमे में कह रहा है। और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये बयान नया नहीं है, ये बयान पुराना है, नजर में अभी आया। ये कहते हैं हिंदू भारत में अल्पसंख्यक है, वो मेजॉरिटी नहीं है। और फिर ये बताते हैं सिख हिंदू नहीं है, जैन बौद्ध हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। वो कहते हैं मैं देश में बहुत घूमता हूं, मैं इन लोगों से मिलता हूं, वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये एक फैलेसी है, एक गलत प्रचार है कि भारत में हिंदू बहुमत में रहता है। वो कह रहे हैं ये भ्रांति आप लोगों के बीच में जाके दूर करनी पड़ेगी। सुनिए। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूं, और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। सर आप ही बोलिए, अब मेरा बोलना ठीक नहीं। क्या बोले इस पर, क्या बोला जा सकता है बताइए ना। ये तो कैंपेन चलाया जा रहा है, और आज़ादी से पहले से चलाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज भी ये बात कहने की हिम्मत रख रहे हैं लोग। अरे भाई, धर्म के देश पे, धर्म के आधार पे देश बढ़ गया, आबादी के आधार पे। अब आपको, और आज इतने ही वो व्यक्ति इतना फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को, देखिए कि आज भी हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूं सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा इस देश से खत्म होना चाहिए। फिर दूसरा मैं कहता हूं मुसलमानों को भारत की सांस्कृतिक धारा में बराबरी का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को एक देश इस्लाम के नाम पर मिल चुका है पहले से ही। फिर इस बात पर नाराजगी हो जाएगी। मैं कहता हूं मुसलमानों को इस बात को सोचना चाहिए कि जब विभाजन हुआ था तो किसके आधार पर हुआ था। यूपीए की जब सरकार थी तो आपको फिर आश्चर्य लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने यूएन में एक ले जाकर के रेजोल्यूशन दिया कि हम लोग मूल निवासी हैं भारत के,
ये लोग मूल निवासी नहीं है। तब भारत का स्टेटमेंट गया, प्रणब मुखर्जी उस समय थे, शायद विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री की तरफ से गया कि भारत का हर व्यक्ति जो यहां पर रह रहा है वो मूल निवासी है। तो आर्यन द्रविडियन का जो डिवाइड था यही तो था कि मूल निवासी जो है वो द्रविडियन है, ये आर्यन, ये सब जो बाहर, ये हिंदू जो है वो सब बाहर से आए हुए हैं। ये नैरेटिव तो इस देश में चलाया गया है और नेहरूवियन सेकुलरिज्म का ये हिस्सा है। सबको सिलेबस में पढ़ाया गया है, आपको भी पढ़ाया गया है, आपको याद नहीं है? आपको स्कूल में यही तो पढ़ाया गया था कि ये जो हिंदू है वो भी बाहर से आया है। और मजेदार बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी हैव एज मच राइट टू स्टे इन इंडिया एज एनीबडी एल्स, क्योंकि जैसे पहले मुगल्स आए थे, उससे पहले आर्यंस आए थे, आर्यन ने कब्जा किया, वो भी बाहर से आए थे। मुगल बाहर से आए, उन्होंने कब्जा किया, हम भी बाहर से आए हैं, हमने भी कब्जा किया, तो छोड़ करके जाएं क्यों? स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए? तो ये तर्क तो इस देश को पढ़ाया गया है, किताबों में पढ़ाया गया है। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म के फिर विजय जी कहने लगेंगे कि हर बात में कब तक नेहरू को आप जिक्र करेंगे? और उनकी बात आने तो देते आप। लेकिन मैं ये भी देखिए कि वहां जितने लोग सामने थे, एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह पाया या क्या बकवास कर रहे हो? तो वो तो मेडिवल माइंड कर रहे हो तुम? अरे रे रे, ये मत बोलिए। ये जमात भेड़ की जमात है, ये मेडिवल माइंडसेट में जीता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये आप कुछ बोले तो समझा। नहीं, मैं एक तो ये कह रहा हूं कि देखिए उनकी बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। देखिए कैसे भौचक जैसे देख रहे हैं, मतलब वो कह नहीं रहे हैं कि मूर्ख आदमी हो, लेकिन उनका भाव वही है नंबर एक। दूसरा, ये तो मतलब मुझे लगता है क्यों नहीं हो रहा है कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा निकाला जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो इसको हेट स्पीच क्यों नहीं माना जाए? बिल्कुल, ये सीधे सीधे हेट स्पीच है। भारत की जो कल्चरल, जिसको आइडेंटिटी हम कहते हैं, उस पर ये हमला है सीधे सीधे, और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हेट स्पीच है। आप जब कहते हैं ना कि ये हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं होते हैं, हिंदू बोलते नहीं। और देश के किसी भी हिस्से में जो अलग अलग लोग हैं उन सबको ये चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के लोग, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप सीधे सीधे। विजय जी, ये मेरे हिसाब से कोई बहुत नया आइडिया, नया भाषण नहीं है। ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को लगातार करते रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज में भी यही बात होती है। आप सोचे, संघ का जो काम हो रहा था आदिवासियों को लेकर, एक बड़ी आबादी आदिवासी है हिंदुस्तान की, बिल्कुल, तो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने, हिंदू मानने के डिबेट 50-60 साल से चली रही है लगातार। और बहुत सारे लोग उनको इस बात के लिए कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरीज का भी, मतलब मैं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मतलब इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। फिर दूसरा, उन्होंने तमिलनाडु का नाम लिया। तमिलनाडु का मतलब क्या है? द्रविड़ संस्कृति की बात जो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि आर्यन एंड द्रविड़, उस तरह से भी बांटने की बात हुई कि आर्य जो है वो आक्रमणकारी रहे। बहुत जमाने तक तो ये चलता ही था ना कि आर्य बाहर से आए हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडियंस बाहर से आए हुए आके बसे हैं, हाँ, साउथ तो इंडियंस जो है वो मूल निवासी हैं। अच्छा, फैक्ट्स के हिसाब से देखो तो यदि हिंदू आबादी को मेजोरिटी के हिसाब से भी देखो तो जिन बौद्ध का, सिख का जिक्र करे वो तो अलग है उसमें, उसके बाद भी वो है। लेकिन ये, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये हेट स्पीच की, इस पर इतनी, मुझे लगता ही नहीं कि इस पर इतनी बहस करनी चाहिए थी आपको। नहीं सर, जो भी सुनेगा, पहली बार मैंने जब सुना तो मेरे लिए शॉकिंग था। शॉकिंग ये नहीं कि वो बोल क्या रहा, ये क्यों बोल रहा है ये आदमी, और ये आदमी बोल पा रहा है ये, समीर जी, मतलब ये इतनी फ्रीडम है कि वो कुछ भी कहेगा। सज्जाद नोमानी जो बोल रहे हैं वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और ये बता रहा है कि वो समाज को किस तरीके से तोड़ने के लिए एक सुनियोजित साजिश रच रहे हैं वो, और किस तरीके से वो धीमा जहर अपने लोगों में डाल रहे हैं कि आप लोग जाइए, जगह जगह जाइए, लोगों के दिमाग में बैठाइए कि भाई हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया है, आदिवासी हिंदू नहीं है, जाट को वो कह रहे हैं, दक्षिण का वो जिक्र कर रहे हैं, वो दलितों का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और जो उनकी मंशा उन्होंने बताई है, ये समाज में जहर घोल रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनके ऊपर समाज में जहर घोलने, बंटवारे के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फिर क्लियर कर दूं, ये बयान आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन इसी साल का है, 2026 का स्टेटमेंट। आप जरा देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है उसके लोग गए थे या नहीं गए थे अल्पसंख्यक दर्जा के लिए? वो अपने आप को हिंदू ऑर्डर से अलग मान करके गए थे। रामकृष्ण मिशन भी गया था ना, लिंगायत लोग भी कर्नाटक में गए थे, और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने जैन को कर ही दिया, जबकि जैन के लोग मना ही कर रहे थे कि हम तो नहीं है उसमें। तो कांग्रेस तो कहती है, ये आपको आदिवासी क्यों नहीं कहते? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हम तो क्यों कहते हैं? बोलते हैं। वो तो ये कह रहे हैं आप सनातन से भी पुरातन हो।
वो ये कहना चाहते हैं उनसे चलिए, कि आप तो बहुत पुराने हो एक गए, लाइन- एक हिंदू लाइन धर्म तो बोलूंगा। बाद में आया। ये कह के आदिवासियों को ऐसे बुरे हाल में इन सरकारों ने रखा, आदिवासी कह के आप उनको मुख्यधारा में आने नहीं देना चाहते, उनको कोई सुविधा नहीं देना चाहते, उनको ठीक है देश सर। से काट कर, सुविधाओं से काट कर उसी बदहाली में रहने देना चाहते। धन्यवाद, समय इतना ही था सर, मुझे लगा एक खबर जरूरी से बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।